हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही नेसेसरी है। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नर्सिंग का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो इससे क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। और ये क्लास सिर्फ थ्योरी क्लास नहीं है, इस क्लास में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपके कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर करूंगी। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं इनको 3 क्लासेस में डिवाइड करूंगी और उससे आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी ताकि आप ज्यादा बोर ना हो और इसको अच्छे से और पूरी मतलब अच्छी तरीके से आपको समझ में आए ये क्लास, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। आज की जो क्लास रहेगी उसका टारगेट ये रहेगा, हम ओबीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहते हैं, सबसे पहली चीज हम क्या इसमें देखने जा रहे हैं, हम अर्ली ब्लीडिंग्स पढ़ेंगे। अर्ली ब्लीडिंग्स या अर्ली ट्राइमेस्टर में अर्ली ट्राइमेस्टर्स जो रहते हैं, स्टार्टिंग के जो ट्राइमेस्टर, जैसे कि आप जानते हैं प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, तो शुरुआत के ट्राइमेस्टर्स में जो ब्लीडिंग होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस क्लास में आपको मेनली जो देखने को मिलेगा वो होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। ओके, तो आपको अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता चल गई तो उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आप क्लियर कर लेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आज के इस क्लास में कवर हो जाएगा। देख लेते हैं हम क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर अर्ली ब्लीडिंग्स क्या है। तो जो आज की क्लास है वो सुपर फास्ट रिवीजन है ओबीजी का। ठीक है, इसमें हम थ्योरी और एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज यानी पिछले किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारे कुछ हम देखने वाले हैं। तो अर्ली ट्राइमेस्टर्स में ब्लीडिंग किस तरीके से होती है या क्या क्या ब्लीडिंग है जो अर्ली ट्राइमेस्टर्स में होती है। तो जो प्रेगनेंसी की जो शुरू के ट्राइमेस्टर्स रहते हैं उसमें एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नेक्स्ट अबॉर्शन, ओके, और मोलार प्रेगनेंसी। ये जो ब्लीडिंग होती है वो क्या है, आपकी अर्ली ट्राइमेस्टर में होती है। और अगर हम लेट ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसमें आपका अब्रप्शो प्लेसेंटा आता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया आता है। वो जो ब्लीडिंग होती है वो होती है आपकी लास्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग। क्लियर है इतनी बात? तो आपकी अर्ली ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग्स में 3 ब्लीडिंग्स आती हैं, एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन और मोलार प्रेगनेंसी, जिसमें से आपके इन तीनों में से ही बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। उसको मैं वन बाय वन क्लियर करती हुई चलूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑल दीज केसेस कम विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीवीपी यानी कि ब्लीडिंग पर वजाइना। ये तीनों ही केसेस में पेशेंट आपके पास में क्या आएगा, ब्लीडिंग के साथ में आएगा। वो ये कंप्लेन लेके आएगा कि उसको पर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। इस केसेस के साथ में जब भी कोई पेशेंट आता है, समझिए अगर कोई पेशेंट शुरुआत के ट्राइमेस्टर में यानी कि शुरुआत के ट्राइमेस्टर में कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आ रही है और वो कंप्लेन लेके आ रही है कि उसको ब्लीडिंग पर वजाइना हो रहा है यानी कि ब्लीडिंग हो रही है वजाइना के थ्रू, तो आपको ये समझ लेना है या तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा या वो अबॉर्शन और या फिर वो मोलार प्रेगनेंसी होगा। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है, उसके लिए क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे साथ में बने रहेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए भी। और उन सभी दोस्तों को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे जो लोग नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से पहले हम देखते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसी होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है, आपका इस ओवरीज में से क्या होता है, एग रिलीज होता है जो कि आपके फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाता है। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म क्या है, वजाइना में एंट्री करके और क्या है, ट्रेवल करते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब तक आता है।
और फिलिपिन ट्यूब में आके इस ओवम और इस स्पर्म का क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये ट्रेवल करके यूट्रस में आते हैं और जाइगोट फॉर्म होता है, मोरुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं और क्या होता है उसके बाद में एम्ब्रियो बन के फीटस तैयार हो जाता है। दैट इज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। आपके यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांटेशन होता है। समझ आ रही है बात? लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब कोई इम्प्लांटेशन, जैसे कि जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद में जब इम्प्लांटेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका यूट्रस है वो एक बेड का काम करता है, तो जब क्या होता है, एक कंसेप्शुअल प्रोडक्ट जब यूट्रस में चिपक कर यानी अधेर होकर क्या होता है, उसमें ग्रो करने लगता है, दैट इज नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन जब इम्प्लांटेशन आपके यूट्राइन कैविटी में ना होकर किसी और ऑर्गन में होने लग जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई होप इट इज क्लियर। तो होता क्या है कि सबसे ज्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपकी देखी, वैसे तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि इम्प्लांटेशन ओवरीज में भी हो सकता है, एब्डोमिनल, इवन एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकता है, या फिर और भी सर्विक्स में भी हो सकता है, काफी पार्ट्स में हो सकता है। लेकिन जो आपका सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली देखा गया वो देखा गया आपका एम्पुलरी रीजन, यानी कि एम्पुला में या ट्यूबल यानी कि ट्यूब्स में सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, आपका ये प्रेगनेंसी यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखा जाता है। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, ये सर्विक्स में इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी, ओवेरियन, ओवरीज में, ठीक है, हर जगह पे दिखा रखा है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो कहीं पे भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो देखा गया वो देखा गया ट्यूबल, ठीक है, ट्यूब्स में सबसे ज्यादा देखा जाता है। ओके, जैसे कि ये देख सकते हैं हम इस पिक्चर में। समझ आ रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब कि जब आपकी यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांटेशन ना होकर किसी और ऑर्गन में हो जाए, तो क्या ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी? नहीं, क्योंकि क्या होता है, जो एक ये साइकिल है, जो एक प्रेगनेंसी का एक पूरा प्रोसेस है, वो यूट्राइन कैविटी में ही कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि उसकी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो एक बेड की तरह तैयार की जाती है, जो नरिश करती है, बेबी को ग्रो करने के लिए बढ़िया स्पेस देती है। और कोई भी ऑर्गन क्या है, इतना नरिशमेंट या इतना एक सपोर्ट या एक बढ़िया एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, जिसके वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू होना मुश्किल है। ओके, फिर अब हम देखें वही डेफिनेशन की, अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आउट ऑफ द यूट्रस, मींस यूट्रस को छोड़कर बाकी किसी भी ऑर्गन में अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई होप ये क्लियर हुआ है सबको, ठीक है। मैं नेक्स्ट देखती हूँ क्या है। अच्छा, कौन कौन लोग रिस्क फैक्टर में हैं? रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो आपका ट्यूबल सर्जरी, ठीक है, जिनको पहले ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में जिनका कभी भी सर्जरी हुआ है, वो लोग रिस्क में रहेंगे। वो लोग जिनका पीआईडी यानी कि जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है या डिसऑर्डर है, वो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स के क्वेश्चंस बनते हैं कि किन लोगों में, मैंने, अगर आपने मेरे एमसीक्यूज वाली क्लास देखी होगी तो एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो किन लोग, कौन से लोग रिस्क फैक्टर में रहते हैं। तो वो सबसे ज्यादा, अगर मोस्ट कॉमन बात करूं तो पीआईडी, जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, वो सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। नेक्स्ट, जिन्होंने कॉपर टी वगैरह यूज कर रखी है तो उनको भी कई बार रिस्क रहता है, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब नेक्स्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से पीवाईक्यूज बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसका जो पेशेंट होगा उसके क्या क्या सिम्टम है, या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पेशेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है। जैसे मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही कहा था कि अगर जो अर्ली सेमेस्टर्स में एक लेडी आई है, उसको पर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो हम समझ लेंगे कि ये 3 कंडीशन है, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, या फिर मोलर प्रेगनेंसी। लेकिन इन तीनों में से अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये लेडी
कैसे हम जानेंगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि उसके क्या सिम्टम होंगे। तो याद रखिएगा, 3 जो मेन आपके सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पहचान लोगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सबसे पहली चीज है अब्डोमिनल पेन। लेडी को अब्डोमिनल पेन होगा। नेक्स्ट क्या होगा? एमेनोरिया। क्लियर है? एमेनोरिया जो भी लेडी होगी उसकी क्या है, बहुत टाइम से उसको क्या हो जाएगा, एकदम से ब्लीडिंग स्टॉप होने लग जाएगी। ओके, 3 सिम्टम्स। अब्डोमिनल पेन, पेन रहेगा लेडी के, ठीक है, एब्डोमिन में पेन होगा। नेक्स्ट लिखा है एमेनोरिया। मैंने कहा कि परवेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। एमेनोरिया का मतलब यहाँ पे ये है कि वो बहुत दिनों से उसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे। दैट मीन्स वो क्या कंज्यूम करके बैठी हुई है, उसने ये सोचा है कि वो क्या है, वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे। यानी कि वो लेडी आएगी, वो कंप्लेन करेगी मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे, मुझे एमेनोरिया हो रहा है, ठीक है, और अब अचानक से मुझे एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है और सॉरी एब्डोमिनल पेन हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि वो लेडी जो है वो ये कंज्यूम करके आएगी कि मुझे इतना टाइम से एमेनोरिया हो रहा था और अब मुझे पेन हुआ है और मुझे ब्लीडिंग हो रही है। क्लियर है? ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर। अच्छा, होता क्या है कि आपका जो ट्यूब होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो, अब जैसे मैंने कहा कि किसी भी एम्ब्रियो को क्या ग्रोथ करने के लिए यूट्राइन कैविटी उसके लिए एक बढ़िया एनवायरनमेंट होता है, लेकिन अब तो ये जो है आपका, ये जो आपका कंजप्शनल प्रोडक्ट है, ये तो आपका कहीं और पे ही हो जा रहा है, तो क्या ये कंटिन्यू रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। कंटिन्यू होने के वजह से क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो रप्चर होता है आपका, ये जो एक रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, तो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जब जो भी एम्ब्रियो बना है, जब वो रप्चर हो जाता है, उसको हम रप्चर क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब सबसे ज्यादा जो ट्यूब में रप्चर हो जाता है वो कौन सी जगह पे होता है? वो आपके हो जाता है स्थमस में। फिलिपिन ट्यूब के स्थमस में सबसे ज्यादा ट्यूबल रप्चर देखा जाता है। फिर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड अर्लीस्ट। सबसे ज्यादा, जब मैंने बता दिया सबसे जल्दी जो है या सबसे मोस्ट कॉमन साइट रप्चर होने का स्थमस है, जब वहां पे स्थमस में जब आपका जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो जाएगी तो वो जल्दी ही खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे जल्दी जो है स्थमस में आपकी प्रेगनेंसी एंड हो जाती है। सबसे लेट रप्चर कहाँ पे होता है, यानी कि जो रप्चर होता ही नहीं है, बढ़ता रहता है, वो आपका होता है इंटरस्टिशियल्स, जो आपका फिलिपिन ट्यूब का एक पार्ट है, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि जब रप्चर हो नहीं रहा, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा और ज्यादा पेन, मतलब डिफिकल्टीज को कॉज करेगा, ठीक है। ओवरऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्वाइव्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। सबसे ज्यादा जहां पे रह लेती है एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो आपका अब्डोमिनल एरिया होता है, ठीक है, एब्डोमिनल एरिया होता है। फिर नाउ ट्यूब गॉट रैप्चर। अब क्या होगा, मान लीजिए कि रप्चर हो जाएगा, तब क्या, अगर लेडी का ट्यूब, जो भी ट्यूब है या फिर या जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, वो अब रप्चर हो गई, जब वो रप्चर हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। फिर क्या होगा, मोर ब्लड इज गेटिंग कलेक्टेड इन पेरिटोनियम। अब जब जैसे मान लिए रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद में वो पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट होने के वजह से पेशेंट जो है वो क्या, शॉक में चला जाएगा, उसका बीपी कम हो जाएगा, आरएच बढ़ जाएगा और वो किस में चला जाएगा, वो शॉक में चला जाएगा। अब देख लेते हैं कि अगर शॉक में लेडी आ रही तो हम उसे कैसे क्या असेस करेंगे। देखिएगा, हाउ टू असेस रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम देखिए, हमने पहले तो देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम कैसे जानेंगे कि लेडी आएगी, बताएगी मुझे बहुत टाइम से एमेनोरिया था, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, अब मुझे पेट में दर्द हुआ है, मुझे पीरियड्स, मतलब पीरियड्स नहीं, मुझे वेजाइनल ब्लीडिंग आ रही है, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी समझ रही थी, अब मुझे पेन हो रहा है बहुत ज्यादा एब्डोमेन में और मुझे क्या हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये सिम्टम्स का है, क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हैं। फिर क्या है, अगर हमें ये जानना है कि जो लेडी है उसको रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, ए फीमेल कम्स विद एमेनोरिया, वो इस किस केस के साथ में आएगी, वो ये बताएगी कि मुझे एमेनोरिया है, मुझे नहीं आ रहे हैं, मिस हुए मेरे पीरियड, मैंने अपना क्या है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी चेक किया, वो पॉजिटिव आया है,
यानी कि उसको तो यही लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट ही है, यानी कि मानेंगे भी हम उसको प्रेग्नेंट ही। लेकिन अब लेडी जो है वो जब आई है वो शॉक में आई है, ठीक है, शॉक में आई है, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ जो लेडी है उसको रप्चर हुआ है, जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसने कंसीव हुआ था वो क्या है, रप्चर हो चुका है। इज इट इज क्लियर? इससे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा बच्चे। अच्छा, अब ये लेडी आ गई है, अब हमने उसे कैसे, हम किस तरीके से उसको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम स्टार्टिंग में ट्राइमेस्टर में, स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर्स में अगर हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तो हम सबसे बढ़िया जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसको हम कहते हैं ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो जो आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जो हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं वो हम किसको करते हैं, वो हम करते हैं ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर रप्चर हो रखा है, रप्चर हुआ है, तो मैंने कहा रप्चर होने की वजह से वो उसमें ब्लीडिंग हुई होगी, एक्युमुलेट हुई होगी ब्लीडिंग। तो इन केस ऑफ रप्चर्ड प्रेगनेंसी या रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें किया जाएगा कल्डोसिंथेसिस किया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक सिरिंज को डालकर, ठीक है, और क्या ये चेक किया जाता है कि एब्डोमिनल कैविटी या फिर यूट्रस के बिहाइंड में क्या है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन तो नहीं है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, जो अब अगर बात आ रही है, अगर आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन पूछा जाए तो हमेशा याद रखिए लेप्रोस्कोपी हम करते हैं। इन केसेस में हम लेप्रोस्कोपी भी करते हैं, जो कि अगर आपके ऑप्शन में लेप्रोस्कोपी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप लेप्रोस्कोपी को ही हिट करेंगे। ओके, अगर हम केस बेसिस इस टाइप में, अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन कहां से बनेगा, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर एक केस इस तरीके से दे सकते हैं कि मैरिड फीमेल टू यू कम्स टू यू, ठीक है, कम टू यू विद कंप्लेन ऑफ, क्या है, एक वुमेन आएगी और जो किस कंप्लेन के साथ आई है, वो कह रही है मुझे एमेनोरिया है, मुझे पीरियड मिस हुए थे, मैंने क्या किया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया, वो मुझे पॉजिटिव आया, ठीक है, उसके बाद में मुझे अब्डोमिनल पेन हुआ और फिर क्या हुआ, मेरा जो मुझे क्या हुआ, एकदम ब्लीडिंग होने लगी है वजाइना के थ्रू, और उस दौरान उसका यूट्रस क्या होगा, एम्प्टी होगा, और हम क्या समझ लेंगे कि दो कंडीशन हो सकती हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं कि यूट्रस एम्प्टी है, तो ये तो अबॉर्शन में भी हो सकता है। यूट्रस जब एम्प्टी होता है तो अबॉर्शन में भी ऐसा हो सकता है कि जो है आपका जो भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट है वो निकल गया, वो बाहर आ गया, टर्मिनेशन हो गई प्रेगनेंसी। तो अब हम इन केसेस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये दोनों में से कौन सी है, कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर अबॉर्शन है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम जो है सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा अब हमारे लिए, हम बीटा एससीजी, हम बीटा एससीजी देखेंगे, वो हमें क्लियर कर देगा कि ये अबॉर्शन है या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अगर आपका बीटा एससीजी इंक्रीज है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्लियर है, अगर बीटा एचसीजी आपका इंक्रीज है तो समझ जाइए ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। और ये डिक्रीज है, समझ आ रहा है, अगर ये डिक्रीज है, जो आपका बीटा एचसीजी है वो डिक्रीज है, तो हम क्या समझेंगे उसे, अबॉर्शन, ठीक है, क्योंकि एचसीजी है, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो एचसीजी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एक जब अगर एचसीजी कम हो जा रहा है तो हम उसे अबॉर्शन समझ लेंगे और हम ये इस बात को क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है, रप्चर हो गया है, ये जो भी एक्टोपिक रप्चर हो चुका है या फिर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अगर फीमेल आई है आपके पास में और उसका एक्टोपिक रप्चर हो चुका है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो उस दौरान हम सल्फेंजेक्टमी कर देंगे, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का रिमूवल कर देंगे। ये एक बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए रहेगा। लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है,
ठीक है। और क्या है, अनरप्चर है, वो जो ट्यूब है, जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी वो रप्चर नहीं है, अनरप्चर है, फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, उस दौरान हम क्या करेंगे कि जो रिमूवल नहीं करेंगे उसमें हम और क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ और करेक्शन किया जा सकता है, उस जो भी रिमूवल उसका किया जा सकता है, जो भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट्स आ गया है, लेकिन हम पूरी तरीके से ट्यूब को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि फैमिली कंप्लीट नहीं है। और अगर हम बात करें इसके मेडिकल मैनेजमेंट की तो हम क्या देते हैं, हम देते हैं मीथोट्रेक्सेट। क्लियर है, हम मीथोट्रेक्सेट देंगे। ये क्या करता है, मीथोट्रेक्सेट क्या करता है, इसका सिंगल डोज हम देते हैं, आईएम देते हैं, और ये क्या कर देता है, ये जो भी ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। अगर पूछा जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट तो आप बताएंगे मीथोट्रेक्सेट, जिसकी सिंगल डोज दी जाती है, आईएम दिया जाता है, और ये आपके जो भी ग्रोइंग सेल्स हैं, जो भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट्स आया है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आपकी बात होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी उसमें हम अबॉर्शन देखेंगे और मोलार प्रेगनेंसी को देखेंगे। आई होप ये आपको बहुत क्लियर होगा, इससे आपने काफी कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे और साथ ही साथ आप समझे होंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से पढ़ेंगे अबॉर्शन और मोलार प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून।